हाय एवरीबॉडी। सो आई एम अगेन फॉर यू गाइस। आप लोगों के लिए दोबारा से एक पोइम और एक चैप्टर लेके मैं आया हूँ। सो दिस इज़ ए वेरी रेलेवेंट पोइम जो बहुत प्रासंगिक है इस समय। हम जैसे देखते हैं अभी टीवी पे, आप सब लोग देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा वॉर युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में। तो मानवता का नाश हो रहा है, लोग मर रहे हैं बेचारे। और मतलब युद्ध कोई सा भी हो ना, ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय होती है, मानवता ख़त्म होती है। बच्चे छोटे मर रहे हैं, लेडीज़ मर रही हैं, जवान फौजी मर रहे हैं, पूरे देश का जो कीव और जो दूसरे जो सिटीज़ हैं उनके यूक्रेन के, वो मलबे में बदलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ रशिया जो है उसके भी बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं वो उनकी डेथ हुई है। तो खैर, युद्ध हमेशा बुरे होते हैं। कुछ मैंने आपको बैकग्राउंड इसलिए दिया है क्योंकि हम जो पोइम पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोना रिसाइट पोइम, लर्न दिस पोइम कीपिंग क्वाइट, दैट इज़ वेरी रेलेवेंट फॉर दैट सिचुएशन। सो इतना ये सिचुएशन रेलेवेंट है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट पोइम मस्ट बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर। ये रेलेवेंट इतनी हो गई कि ज़रूर इसमें से प्रश्न आना ही आना है, ऐसा मुझे लगता है। आई पर्सनली फील, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, क्योंकि जो चीज़ें रेलेवेंट होती हैं, प्रासंगिक होती हैं, वो ज़्यादा पूछने का एक ट्रेंड होता है जो पेपर सेटर होते हैं उनका। कि सो ओके, लेट्स गो। देखो, कीपिंग क्वाइट, शांत रहना, पैब्लो नेरूडा इज़ द पेन नेम ऑफ नेफ्टाली रिकार्डो रेस बोसेल्टो। सो हियर वी गो। देखो, हु इज़ द poet of this poem? Pablo Neruda, remember it. So whenever you have a poem, जब भी आपके कोई कविता हो, तब तो मस्ट है, बिल्कुल अनिवार्य है कि आपको उसका पोइट या पोइटेस का नाम ज़रूर पता होना ही चाहिए। वैसे तो हर चैप्टर का पता होना चाहिए, लेकिन ये तो अनिवार्यता है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। सो कीपिंग क्वाइट्स पोइट इज़ पैब्लो नेरूडा। अब ये उसका पेन नेम था। सो जो इसका रियल नेम है वो इसमें बताया गया है। अगर आपको याद हो जाता है तो यू कैन यूज़ इट, आप इसको लिख सकते हैं। अब देखो, जो पैब्लो नेरूडा साहब हैं जिन्होंने लिखी है पोइम, उनकी जो खास कैरेक्टरिस्टिक इसमें बताई गई है, ही वन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। दैट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट आवर पोइट। सो नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, he won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. So Nobel Prize in 1971, remember it, याद रखना। और whenever you get a chance, जब आपको मौका मिलता है, you can use it, आप इसको याद कर सकते हो। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग अननेसेसरी इसको यूज़ करो, अनावश्यक रूप से, पर जहाँ भी आपको मौका मिलता है, whenever you get a chance, और आपको मौका मिलेगा, वहाँ एग्ज़ाम में मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को याद ही नहीं होता कुछ। तो इस तरह की चीज़ ना हो, इसलिए पैब्लो नेरूडा पोइट है और 1971 में ही गॉट नोबेल प्राइज़, उसको नोबेल प्राइज़ मिला था उनको साहित्य के लिए। सो द पर्सन हु गॉट नोबेल प्राइज़, उसका अगर हमें, जिसने नोबेल प्राइज़ जीता है, उनकी कोई रचना है तो वो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखो, नाउ बड़ी सिंपल पोइम है और कोई इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वेरी सिंपल, बट इसका जो भाव है और प्रभाव है, दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो ये पैब्लो नेरूडा, रिमेंबर इट, हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोइम? पैब्लो नेरूडा। एंड कीपिंग क्वाइट, शांत रहना। नोबेल प्राइज़ कब जीता उन्होंने नोबेल प्राइज़? ये भी हमें याद रहना चाहिए, इन 1971। सो ऑल दीज थिंग्स वी मस्ट रिमेंबर। नाउ वी विल काउंट टू 12। हम अब 12 तक गिनेंगे। देखो, कई बार छोटी छोटी बातें, इस बार यहाँ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन था, काउंट टू 12 कि कितने तक गिनती गिननी है। तो एक छोटे से फैक्ट को क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अभी हाफ ईयरली में था, गिनती कितने तक गिननी है, 12, 10, 11, 14। सो इफ़ यू हैव गोन थ्रू वेरी नाइसली और डीपली, अगर आप अच्छे से आपने पढ़ाई की तभी आपको पता होगा, नहीं पता नहीं चलेगा। 12 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस के आएंगे, न्यू टाइप के आएंगे, ठीक है। तो उस मल्टीपल चॉइस में आंसर से मार्क्स हासिल करना बहुत आसान होता है।
और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो शर्त वही है ना, आपको नॉलेज होना चाहिए। खैर, अब देखो इसमें 12 तक गिनती की बात कही है उसने, कहा नाउ वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भाषा में नहीं बोलेंगे हम, रुक जाओ, कोई भाषा नहीं बोलनी, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुक जाओ, एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, अपनी भुजाएं इतनी मत फड़फड़ाओ, इतने गर्म मत हो। इट वुड बी नी एग्जॉटिक मूवमेंट, एग्जॉटिक होता है बड़ी ही विचित्र और आदर्श क्षण जो हैं, विदाउट रश, कोई हड़बड़ी नहीं हो, विदाउट इंजन, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, हम सब एक साथ हो जाएंगे। देखो ये जो शांति वाली बात कही, अपने यहाँ भी जो अपन योग करते हैं, आंख बंद करके बैठते, कुछ इस तरह की बात है। तो उनका कहने का मतलब है पैब्लो नेरूडा का, जब भी हम कोई गलत काम करने वाले हों, कोई गलत फैसला करने वाले हों, भावावेश में, इन एंगर, तो क्या करो, स्टॉप एंड स्टार्ट काउंटिंग अप टू 12, 11 तक गिनती गिनना शुरू करो। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, और जो मछुआरे हैं ठंडे समुद्र में, वो भी वेल्स को हार्म नहीं करेंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, और जो आदमी वहाँ नमक बना रहे हैं, नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वो भी क्या करेंगे, अपने घायल हाथों को देखेंगे। देखो इसमें इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया है, ये पोर्ट्रेट जो है हाथ में इन्होंने एक दिया या कैंडल लेके वो जा रही है, शांति की देवी समझ सकते हैं इसको। तो ये जो अभी सिचुएशन रेलेवेंट, मैंने आपको अभी बैकग्राउंड में बताया था, रशिया और यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है उसमें बड़ी ही रेलेवेंट है, बड़ी पोइम प्रासंगिक है कि किस तरह से युद्ध में सर्वनाश की तरफ पूरी अर्थ पृथ्वी जा रही है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको याद करना चाहिए, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, कोई सर्वाइवर नहीं है, कोई जीवित नहीं बचेगा, ऐसी जीत किस काम की, जीत मिलेगी लेकिन बिना किसी सर्वाइवर के। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट दैट देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, हम साफ कपड़े पहन लें, कुछ भी ना करें, मतलब कुछ भी ना करेंगे, हम आगे भी देखेंगे, कुछ भी ना करने का मतलब इन एक्टिविटी, अकर्मण्य होना नहीं है, बल्कि रश ना करना या भावावेश में नहीं आना या गुस्से में कोई काम ना करना से है। इसका मतलब इन एक्टिविटी, क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, डूइंग नथिंग इज इन एक्टिविटी, नो इट्स नॉट इन एक्टिविटी, इट मीन्स टू कंट्रोल आवर सेल्फ, हमें अपने आप पे नियंत्रण करने से है, ठीक है। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इन, दैट्स द थिंग। अब उसने नेरूडा साहब ने बता दिया, जो मैं कह रहा हूँ उसका मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है, इसको ये मत सोचो कि टोटल इनएक्टिविटी है, नो इट्स नॉट दैट, है ना। लाइफ इज वॉट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, यहाँ ट्रक का मतलब है रिलेशन बनाना, मेक इट रिलेशनशिप, मुझे मौत से कोई रिश्ता नहीं बनाना। इफ़ यू वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। तो ये वो यही कह रहा है कि हम अपने आप को समझें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो हमारे बीच में, और हम थ्रेटन नहीं करें डेथ से, हम डेथ से, मृत्यु से डरते हैं। फिर परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम डेड एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव। तो अर्थ से, पृथ्वी से हम सीख सकते हैं ये बात। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और पैब्लो नेरूडा साहब यही कह रहे हैं, मैं फिर से 12 तक गिनती गिन रहा हूँ, आप लोग क्या करो, शांत रहो और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो एक बड़ी रियलिस्टिक, बड़ी रेलेवेंट, बड़ी ह्यूमैनिटेरियन पोइम है ये। लेट्स नाउ सी द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जामिनेशंस, जो पूछे गए प्रश्न, थोड़ा उनकी तरफ नज़र डालते हैं। देखो, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, हालांकि आपके रेफरेंस कंटेक्स्ट इस बार नहीं दे रहे हैं वो एग्जामिनेशन में, पर फिर भी आए हुए रेफरेंस कंटेक्स्ट पे एक नज़र डालने से हमारा जो कंसेप्ट है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, और ज़्यादा क्लियर और डेवलप हो जाती है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। सो एज वी नो, कीपिंग क्वाइट से लिया गया है इसको, और कंपोज बाय पैब्लो नेरूडा। देखो मैंने इतनी बार पैब्लो नेरूडा बोल दिया, अब ये क्वेश्चन आते ही आपको कुछ आता हो नहीं आता हो, बहुत बार क्या होता है बच्चों को आता नहीं है, तो यू कैन राइट द पोएट ऑफ दिस पोएम इज पैब्लो नेरूडा एंड अंडरलाइन इट, इसको अंडरलाइन जरूर कर दें। कंटेक्स्ट क्या है, द पोएट स्ट्रेसेस अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग क्वाइट एंड इनएक्टिव फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए हम इनएक्टिव हो जाएं, कुछ भी ना करें और शांत हो जाएं।
इंडस द अर्थ इन ऑटम फॉर इट्स रेजुविनेशन, जैसे पृथ्वी अपने रेजुविनेशन करती है, अपना पुनरुद्धार के लिए, दोबारा डेवलप होने के लिए क्या करती है, पतझड़ में अपने सारे पत्ते गिरा देती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इनएक्टिव फॉर ए पीरियड. इनएक्टिव मीन्स है साइलेंट होना, शांत होना, अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना. एक्सप्लेनेशन, द पोइट सेज दैट वी कैन लर्न ए वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम द अर्थ. हमें अर्थ से सीख सकते हैं. नाउ दे कैन आस्क द क्वेश्चन ऑल्सो कि भाई अर्थ से हम क्या सीख सकते हैं. यही हम सीख सकते हैं, शांति, पीस और इनएक्टिविटी. विच appears lifeless and inactive in autumn, rejuvenates itself and becomes full of life in spring. पतझड़ में जो बिल्कुल पत्ते गिर जाते हैं, इनएक्टिव हो जाता है, लेकिन वो स्प्रिंग में क्या होता है, वो खिल जाता है, जीवन उसमें आ जाता है. सो वी टू कैन पॉज, बी क्वाइट एंड स्टिल फॉर ए while to introspect and prepare for a new endeavor with a new energy. हम भी इंट्रोस्पेक्ट होता है अपना आकलन करना, उस समय के लिए अपना आकलन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और उसके बाद में दोबारा हम अपना नव निर्माण जैसे कि प्रकृति करती है कर सकते हैं. ये हमारे पैब्लो नेरूडा जो पोइट हैं उनका कहना है. अच्छा, अब इनमें देखो जो सम क्वेश्चंस विच आर फ्रीक्वेंटली आज जो बार बार पूछे जाते हैं. व्हाट सिंबल फ्रॉम नेरूडा डज द पोइट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी ए लाइफ अंडर अपीयर्ड स्टिलनेस. भाई कौन सा सिंबल जो अभी हमने पढ़ा ना वही बताया कि जो हमें दिखाई तो ये दे रहा है कि इनएक्टिविटी है, लेकिन है नहीं. किस सिंबल से बताया है तो देखो, द पोइट गिव्स द एग्जांपल ऑफ द अर्थ विच सीम्स स्टिल बट इज एक्टिव. है ना, अर्थ का एग्जांपल दिया है जो दिखाई तो शांत देती है लेकिन एक्टिव है एंड अलाइव, जीवित है. हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है. भाई बीज हम पृथ्वी में डाल देते हैं, बीज चला जाता है तो लगता है कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन समय आने पर वही बीज क्या होता है, पल्लवित, पुष्पित हो जाता है, अंकुरित होता है, बाद में छोटा पादप बन के पौधा बनता है, विशाल वृक्ष का निर्माण हो जाता है. कुछ वैसे इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ एंड मोशन. मैन टू कैन बी ए डायनेमिक इन ए calm एंड क्वाइट लाइफ. ही कैन लर्न ए लॉट फ्रॉम द अर्थ. सो पृथ्वी से जो है इंसान, मनुष्य भी काफ़ी कुछ सीख सकता है. ओके, now here we go, that's the question. देखो, the how will keeping quiet protect our environment. हमारे पर्यावरण को कैसे रक्षा करता है कीपिंग क्वाइट. देखो अभी वही बात रेलेवेंट फिर हो रही है कि अभी आज की न्यूज़ में है कि यूएसए जो है केमिकल वेपन के लिए बड़ा वो है, अगर रशिया ने यूज़ किए तो वो नाटो उसको अटैक करेगा. कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं टीवी पे. तो क्योंकि केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन क्या करते हैं, पर्यावरण को, और ये तो बहुत बड़ी बात है. दिवाली पे पटाखे कोर्ट ने बंद किए हुए. पटाखा जो दिवाली का जो पर्यावरण को ख़राब करता है, तो बड़े बड़े जो वेपन है, हथियार है, वो तो करेंगे ही करेंगे. तो अब हम क्वाइट रहेंगे, युद्ध नहीं होगा, तो अपने यहाँ पर्यावरण का संरक्षण होगा. देखो, कीपिंग क्वाइट विल प्रिवेंट वॉर्स, पोल्यूशन एंड अदर हार्म्स टू द एनवायरनमेंट, बिकॉज इन दीज मोमेंट्स वी विल सीज ऑल डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ एंड इंट्रोस्पेक्ट ओनली. भाई हम क्या करेंगे, अगर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, 12 तक गिनती गिनेंगे, तो ये सारी हमारा शांत हो जाएगा मन, और ये जो पर्यावरण का नाश होता है युद्ध से, लड़ाई से, वो सब नहीं होगा. ओके, नाउ व्हाट डज द पोइट एडवोकेट इन द पोइम. पोइट क्या कहता है इसमें, किस बात का समर्थन करता है. द पोइट एडवोकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस एंड स्टिलनेस दैट मस्ट बी रिमेंबर्ड. साइलेंस एंड स्टिलनेस किस चीज़ की पैरवी करता है, शांति की, है ना, चुप्पी की. ही इंस्पायर्स पीपल टू इंट्रोस्पेक्ट एंड मेक ए स्पिरिचुअल कनेक्शन विद देयर फेलो मैन. अपने साथी लोगों के साथ एक आत्मिक संबंध बनाएं, सो दैट वर्ल्ड वुड बिकम ए बेटर प्लेस टू लिव इन. बेटर प्लेस, वर्ल्ड वुड बिकम ए बेटर प्लेस टू लिव इन. रिमेंबर इट, वर्ल्ड वुड बिकम ए बेटर प्लेस टू लिव इन. एक अच्छा तो पृथ्वी है ना हमारी, वो रहने के लिए एक बहुत ही अच्छी, सुंदर, प्यारी जगह बन सके, ऐसा हम करें. ये हमें नेरूडा साहब ने कहा. देखो ये अपनी पोइम, छोटी सी पोइम थी, बड़ी इजी पोइम है, पर जैसा मैंने कहा रेलेवेंट है, तो मोस्ट चीज़ें आप याद रखो. पैब्लो नेरूडा साहब हैं इसमें, कीपिंग क्वाइट इसका हेडिंग है, शीर्षक है, और काउंटिंग कहाँ तक करनी है, 12 तक करनी है.
हमें वॉर से किसी को प्रोटेक्ट करना है, डिस्ट्रक्शन से। और एक जो है इनएक्टिविटी नहीं है। स्टिलनेस का मतलब इनएक्टिविटी नहीं है, बल्कि क्या है, हिडन एक्टिविटी है, छुपी हुई जो है कर्मठता है, इसका पता नहीं चलता लेकिन वो कर्मठता है। सो इंट्रोस्पेक्शन ज़रूरी है। ये सारी जो चीज़ें हैं, क्रक्स पॉइंट है, मुख्य बिंदु है, हमें याद होने चाहिए। देखो इसके बाद में एक बड़ा अपने इंडिया की दृष्टि से बहुत अच्छा पार्ट है इंडिगो, जो नील है। देखो इसमें हमें एक तो वो लुइस फिशर जो इसके ऑथर हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। ये देखो लुइस फिशर जो हैं फॉरेनर हैं, अमेरिकन हैं, लेकिन उन्होंने लेखक ने ये चैप्टर जो जहाँ से लिया गया, एक्सेप्ट किया गया है, तो वो लुइस फिशर इसके राइटर हैं। आप याद रखना इस बात को, ऑथर राइटर यही, ऑथर भी राइटर होता है ना। वॉज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया, अमेरिका में पैदा हुए थे ये। और उसकी जो बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। देखो ये चीज़ें याद करने की होती हैं। देखो नंबर क्यों नहीं आते, हमें ये नहीं पता होता क्या याद करना है और क्या छोड़ना है, बहुत बार ये कारण हो जाता है। देखो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी ये लिखी थी किसने, लुइस फिशर ने, और जो हम अभी पढ़ेंगे ये उसमें से ही लिया गया। तो लाइफ ऑफ महात्मा गांधी वाज रिटन बाय लुइस फिशर, और दिस इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम दैट बुक, उस किताब से इसके संकलित किया गया, उसमें से लिया गया। नाउ अब देखो व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी जी इन 1942 एट द आश्रम, गांधी जी का साबरमती आश्रम आप लोग जानते हो कहाँ पर है, गुजरात में, सेवाग्राम, सेंट्रल इंडिया। तो आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। इट वाज इन 1917। अब देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था लखनऊ में था। एंड देन देखो एक चीज़ जो बार बार पूछते हैं वो है राजकुमार शुक्ला, रिमेंबर इट। बहुत बारी क्वेश्चन आता है कि राजकुमार शुक्ला कौन थे, या गांधी जी को कौन लेके गए चंपारण, हम आगे देखेंगे ना। तो आप इस नाम को याद रखना, राजकुमार शुक्ला इज़ द मैन। इस पार्ट के पीछे जो पृष्ठभूमि है जिसमें इंडिगो का जो एजिटेशन था, आंदोलन था, वो राजकुमार शुक्ला था। तो आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वांट यू टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट। राजकुमार शुक्ला साहब आए और कहा मैं आपको लेके जाऊंगा, भाई मैं चंपारण से हूँ, बिहार से हूँ, और वहाँ लेके जाऊंगा, ठीक है। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट, अशिक्षित था वो राजकुमार शुक्ला, पर दृढ़ संकल्पी था। ओके नाउ गांधी जी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी ने कहा भाई मेरे को समय मिलने पर मैं साथ में चलूँगा, और वो साई की तरह गांधी जी के साथ साथ हो गया। अब देखो अब क्या, शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ लॉयर राजेंद्र प्रसाद साहब। अब वहाँ पर गांधी जी को लेके गए तो राजेंद्र प्रसाद साहब का घर था, है ना, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। सो बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज ए पुअर योमैन, ये भी कई बार आ जाता है। उन्होंने सोचा ये तो वैसे कोई मजदूर होंगे, गांधी जी आपको पता है बड़े सिंपल व्यक्ति थे, जो गांधी जी मजदूर की तरह उनके वहाँ पर जाकर बैठ गए, उनको पता नहीं था। देखो गांधी जी उसके बाद में मुजफ्फरपुर गए, जहाँ पर उनको इन्फॉर्मेशन थी कि कंडीशन दैट शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग ही अकॉर्डिंग ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी। देखो कुछ और नाम आए हैं इसमें, जे.बी. ये सब अपने राष्ट्रीय आंदोलन के, स्वतंत्रता का जो आंदोलन था उनके बड़े बड़े पुरोधा हैं, जे.बी. कृपलानी हैं, अभी राजेंद्र प्रसाद साहब का नाम आया है, ठीक है। ये अब आगे चलते हैं इसमें। हाँ जी देखो अब इसमें इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी होम रूल, स्वशासन की बात थी, है ना। अब द न्यूज़ ऑफ गांधी एडवेंट एंड टू द नेचर ऑफ द मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन टू अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वीनियंस। पता चला जो बिहार के नहीं हैं वो बिहार में स्वशासन के लिए या किसानों के उद्धार के लिए आ रहे हैं। तो जो जो जगह इन्होंने बताई, मुजफ्फरपुर है, चंपारण है, वहाँ जो शेयर क्रॉपर या बटाईदार जिनकी समस्या थी वो आने लगे, कुछ पैदल आने लगे, है ना। अब मुजफ्फरपुर लॉयर जो थे, वकील थे, उन्होंने गांधी जी को ब्रीफ किया, बताया क्या क्या हो रहा है और क्या क्या किया जा सकता है, कैसी सिचुएशन है। अब देखो गांधी जी जो चाहते थे उसमें मेन है, हम जानते हैं गांधी जी के बारे में कि वो था टू बी फ्री फ्रॉम फियर, भय से मुक्त करना। तो गांधी जी अहिंसक थे, लेकिन वो भय, ये चाहते थे कि अंग्रेज़ों का भय दूर हो, ठीक है।
ये गांधी जी की फ़िलासफ़ी थी और जिसके कारण वो भारत को आज़ाद कराने में सक्षम हो पाए, भय अंग्रेज़ों का दूर करने के लिए। तो अब वहाँ प्रॉब्लम ये थी, इंडिगो जो नील लगाते थे, नील उगाते थे, उसका देखो, द लैंड लॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो। तो जो जागीरदार थे या लैंडलॉर्ड थे वो चाहते थे कि 3/20 है ना, 3/20 या 15% जो उस पर क्या उगाया जाए, नील, जो नील कृषि की जाती है वो उगाई जाए। लेकिन क्या हुआ, जर्मनी ने सिंथेटिक या आर्टिफिशियल नील बना लिया, तब उसकी जो डिमांड थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है, अब कंपेंसेशन कितनी दी जाए किसानों को, है ना, ये इस पर प्रश्न आ गया। तो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट जो वो बड़ा उद्वेलित करने वाला था, और लॉयर्स थे, वकील थे, इसमें लैंडलॉर्ड थे, जो लैंडलॉर्ड थे उनको हायर कर लेते थे बड़े महंगे वकीलों को। अब देखो, इस समय फिर गांधी जी चंपारण आए ये सब सेटल डाउन करने के लिए, और ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड थे, एसोसिएशन थी उनकी, तो उन्होंने, गांधी जी ने कहा वो आउटसाइडर नहीं है यहाँ के, और गांधी जी ने ब्रिटिश जो ऑफिशियल कमिश्नर थे तिरहुत डिवीज़न में, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, तो गांधी जी ने उनको रिपोर्ट किया और प्रोसीड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्सफिट टू लीव तिरहुत। उनको कहा गया आप तिरहुत को छोड़ दीजिए। ठीक है, गांधी डिड नॉट लीव, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। तो चंपारण का कैपिटल था, राजधानी, वहाँ चले गए वो मोतीहारी। वहाँ बहुत सारे जो वकील थे वो उनके साथ में गए, उन्होंने वहाँ उसको अपना हेड क्वार्टर बनाया। ठीक है, तो ये इनकी गांधी जी की जो आंदोलन की मुख्य बातें हैं। और हाँ, फिर भी अब देखो, गांधी जी को कहा गया अभी कोर्ट में प्रस्तुत होने के लिए। ठीक है, और ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, उनको जाने के लिए कहा गया। गांधी जी ने कहा भाई मैं पालन नहीं करूँगा। देखो, गांधी जी का यही था ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन की, अवज्ञा करेंगे लेकिन विनयपूर्वक करेंगे, ये गांधी जी की मेन थीम थी। ठीक है, तो गांधी जी को समन मिला, ठीक है आप अवज्ञा करोगे तो आप कोर्ट में आओ। तो वहाँ गांधी जी क्या हुआ, वहाँ उन्होंने राजेंद्र प्रसाद साहब को टेलीग्राम किया बिहार से, और जो उनके प्रभावशाली मित्र थे। ठीक है, और जब सुबह हुई तो मोतीहारी ब्लैक विद पीजेंट, अब आपको ये नाम याद रखने, मोतीहारी ब्लैक विद पीजेंट, किसानों से एकदम काला हो गया, भर गया, सारे किसान वहाँ इकट्ठे हो गए, बाहर का आदमी आया है और हमारे लिए जेल जाने को तैयार बैठा है। सो देयर स्पॉन्टेनियस डेमोस्ट्रेशन, अपने आप से उन्होंने प्रदर्शन किया। अब जो अधिकारी थे वो पावरलेस हो गए इतने लोगों को देख के, गवर्नमेंट बैफल्ड है ना, गवर्नमेंट भी घबरा गई, चकरा गई, क्या करें, अब कैसे करें। अब उन्होंने धीरे धीरे उसको टालते रहे, आगे का टाइम देते रहे फैसले के लिए, तो गांधी जी ने उसका विरोध किया। देन मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 आवर्स रिसेस, उनका 2 घंटे बाद में हम बताएंगे। अब गांधी जी टू फर्निश बेल, गांधी जी को कहा आप जमानत दे दो आपको छोड़ देंगे, लेकिन गांधी जी रिफ्यूज, दैट्स द थिंग। गांधी जी भाई कहते थे सविनय आंदोलन था, गांधी जी ने कहा मैं बेल जमानत नहीं लूँगा, मैं, उन्होंने मना कर दिया, तो जज रिलीज हिम विदाउट बेल, ये उनकी जीत थी। तो जज ने उनको बिना बेल के रिलीज़ कर दिया, जाने दिया, छोड़ दिया। ठीक है, फिर जज ने ये कहा कि मैं अब आगे कई दिनों तक फैसला नहीं करने वाला, क्योंकि सारा जो मोतीहारी था, अब ये जगह आप याद रखना, मोतीहारी था वो किसानों से भर गया था, तो उनको ये डर था अगर हमने ऐसा कोई जजमेंट किया तो कुछ विप्लव या उपद्रव या कोई कुछ हो सकता है। अब राजेंद्र प्रसाद या ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना आज़ाद, ये ना, ये सारे इसमें आंदोलन में शामिल थे, हमें ये याद रखना होगा। और ये शेयर क्रॉपर्स का जो बटाईदार का था, इसमें अपहोल्ड देयर कंसल्टेशन, गांधी जी ने सबके साथ में राय ली, और दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गन, टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम टू जेल,
सबसे उन्होंने पूछा कि मैं चला गया जेल में तो आपका क्या करोगे। तो शुरुआत में सबने कहा था कि हम अपने अपने घर चले जाएंगे, बड़ा ये वो इंसिडेंट दोहराया जाता है। फिर गांधी जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो रियलाइज दैट, उन्होंने कहा हम अगर आप जेल में गए तो हम सब भी जेल में चले जाएंगे। तो ये गांधी जी ने जिस तरह से चंपारण में मोतीहारी नाम याद रखना है ना, जो चंपारण की कैपिटल था। बहुत बार क्या होता है ये नाम याद, एंड अंडरलाइन इट वेन एवर यू यूज़ द मोतीहारी, अंडरलाइन इट, चंपारण अंडरलाइन इट, सो इट विल बी ईजियर फॉर एग्जामिनर टू नो दैट यू नो डीपली, यू हैव फैक्ट्स। ठीक है, आपके आंसर में फैक्ट्स होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए, तो नंबर अपने आप देगा, अच्छे नंबर देगा, बहुत अच्छे नंबर तभी दे पाएगा। सो ये जो ग्रीवांसेस थी, वेहमेंट था, अपोज था, विरोध था किसानों का, शेयर क्रॉपर्स का, है ना, उस पर गांधी जी को करना था। देखो गांधी जी हैड अब गांधी जी के 4 इंटरव्यू भी हुए विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और उन्होंने एक ऑफिशियल कमीशन बनाया जो इंडिगो की जो प्रॉब्लम थी। ठीक है, और अल्टीमेटली देखो दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर। ही आस्क्ड ओनली 50%। देखो ये गांधी जी की एक मानवीयता का एक उदाहरण है कि जागीरदारों को लग रहा था कि उनसे काफ़ी पैसा लिया जाएगा, लेकिन गांधी जी ने सिर्फ 50% की बात की। तो उनकी ये एक मानवीयता की थी कि वो दोनों पक्ष को समझ लेते थे। तो ये था इसमें। देखो जी हो ब्रिटिश मिशनरी चंपारण में आता है, उन्होंने ये देखा एंटायर एपिसोड। प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, and to his amazement Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock। और उन्होंने इसको डेडलॉक को तोड़ा, जो एक अवरोध हो रहा था उसको इन्होंने तोड़ा। तो प्लांटर्स जो थे उन्होंने 25% तक देने के लिए आगे आए। तो इस तरह से दोनों पक्षों के सेटलमेंट को गांधी जी ने, दोनों पक्ष उनकी बात को मानते थे और गांधी जी दोनों पक्षों को समझते थे, है ना। तो गांधी जी सिर्फ किसानों के नहीं थे, वो सबके थे। ये एक उसमें गांधी जी के साथ में है ये बात, इसलिए कई बार वो कोप भाजन में बन जाते थे सभी पक्षों का, ये भी हो जाता था। देखो अब नाउ ही सा द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस ऑफ चंपारण। महादेव देसाई, नरहरि पारी के नाम आपको याद रखने हैं। गांधी यंगेस्ट सन राइट फ्रॉम द आश्रम, सो डिड मिसिस गांधी भी वहाँ आ गई। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स बनाए। अब देखो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, वहाँ पर उन्होंने ये तो उनका बटाई वाला शेयर क्रॉपर्स का जो था वो तो उन्होंने इंडिगो वाला किया उन्होंने सॉल्व। इसके बाद में वहाँ सफाई व्यवस्था है, साफ सैनिटेशन है, उसको भी देखा उन्होंने, और उनके बेटे को और मिसिस को कस्तूरबा को भी वहाँ बुला लिया। वॉलंटियर फॉर 6 मंथ 6 महीने तक वहाँ वॉलंटियर लगे। और गांधी जी ने वीमेन की फिल्दी कंडीशन देखी, बड़ी गंदी कंडीशन थी, तो उन्होंने साफ स्वच्छ रहने का जो एक महत्व है, वो उस समय शिक्षा भी इतनी नहीं थी तो लोगों इतने जागरूक नहीं थे, तो वो गांधी जी ये सब काम करते थे, उनको सिखाने का काम करते थे। ठीक है, सो ये चंपारण एपिसोड जो है आप जानते हो, ये पूरे भारतीय इतिहास में बड़ा एक परिवर्तनकारी था, है ना, टर्निंग पॉइंट था गांधी जी का। और गांधी जी का पहला आंदोलन भी था भारत में चंपारण, बार बार परीक्षाओं में बड़े कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा जाता है। तो ये गांधी जी का था। इसमें सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता पे गांधी जी ने बल दिया। सो मेन थीम्स गांधी जी की यही है। तो इसमें मैंने जैसे आपको बताया, राजकुमार शुक्ला का नाम आपको याद रखना है। फ्रिक्वेंटली दे आस्क, वो बार बार पूछते हैं कि राजकुमार शुक्ला कौन था, या ये जो इंडिगो आंदोलन था इसके पीछे कौन था। सो दैट वाज राजकुमार शुक्ला, रिमेंबर इट। नाउ देखो क्वेश्चन इज, व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट। उनको दृढ़ निश्चय क्यों कहा गया। राजकुमार शुक्ला वांटेड टू विजिट चंपारण, गांधी जी वाज नॉट इन ए पोजीशन टू विजिट चंपारण इमीडिएटली। जैसे हमने देखा गांधी जी जाने की स्थिति में नहीं थे, तो राजकुमार अकम्पनीड गांधी जी वेन एवर ही वेंट, जहाँ गांधी जी जाते राजकुमार शुक्ला उनके साथ साथ जाते। एट लास्ट गांधी जी वेंट विद हिम, अंत में वो गए और ये इसने पूरी क्रांति पैदा कर दी। दैट इज़ वाई ही डिस्क्राइब एज ए रेजोल्यूट, इसलिए उनको क्या कहा गया, बहुत दृढ़ संकल्पी थे राजकुमार शुक्ला।
नाउ अनदर क्वेश्चन इज, देखो, वाई डिड गांधी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स? जो 25% धन वापसी के समझौते से गांधी जी क्यों सहमत हो गए? द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एग्री टू मेक 25% रिफंड टू द पीजेंट्स. गांधी जी एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ 25%, रिफ्यूज टू द refund to the farmers because for him the amount of money was not as important as the token victory of the peasants. तो ये देखो, token victory of the peasants, किसान जिनको कुछ भी समझा नहीं जाता था, टोकन विक्ट्री ऑफ द पीजेंट्स, है ना. और एक 25%, ये भी याद रखना, 25% रिफंड की बात पे गांधी जी सहमत हो गए. ज़्यादा ले सकते थे पर उन्होंने कहा नहीं, ये एक टोकन विक्ट्री है, प्रतीकात्मक जीत है, तो इस पर ये सहमत हो गए. तो आपको 25% भी याद रखना है और टोकन विक्ट्री भी याद रखना है. चंपारण, व्हाट चेंज इज द चंपारण एपिसोड ब्रिंग अबाउट ए लाइव्स ऑफ पीजेंट्स? अब क्या फ़र्क पड़ा, देखो, ये पूरे पार्ट का क्रक्स आता है, इसमें सार आता है ना. दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गो थ्रू विद द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट जस्ट फ्यू क्वेश्चंस, थोड़े प्रश्न नहीं, बहुत सारे प्रश्नों के बीच में, ताकि वो जो क्रक्स है पार्ट का सार है वो हम आत्मसात कर लें. द पीजेंट्स इन चंपारण वर शेयर क्रॉपर्स. द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड हैड एन एग्रीमेंट विद देम. द पीजेंट्स वर टू ग्रो इंडिगो ऑन 3/20 और 15%. ये भी हमने देखा ही था. तो 3/20 या 15% की बात थी भाई. ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अब तो मल्टीपल चॉइस भी है भाई, कितना उगाने का था भाई, तो 3/20 या 15%, है ना. तो एक ही बात है, 3/20 15% ही होता है. तो 15% ज़मीन जितनी थी उसमें 15% पे इंडिगो लगाना ही होता था. पर फोर्स टू गिव देयर होल इंडिगो क्रॉप टू रेंट टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स. विद द एडवेंट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स asked for compensation from the peasants to free them from the agreement. Gandhi ji led them in their struggle to get their right and succeeded to. After the episode 25% refund of money, the farmers came to know that they had right and their defenders too. They also learned to behave courageously. The British landlords were so much demoralized that they abandoned their estate, which was given to the peasants, and indigo sharecroppers disappeared. So जब ये 25% रिफंड की बात हुई, उसके बाद में ज़्यादातर शेयर क्रॉपर जो बटाईदार थे वो यहाँ से चले गए. ठीक है. नाउ, व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसीडर द चंपारण एपिसोड टू ए टर्निंग पॉइंट? गांधी जी के लिए टर्निंग पॉइंट कैसे था, बदलाव बिंदु, परिवर्तन बिंदु कैसे था? The Champaran episode was a turning point in Gandhiji's life because his method, consisting of disobedience and acceptance of punishment, came out successful. The whole nation came to know that they could oppose the British. The peasants became aware of their strength. The peasants became aware of their strength. याद रखना भाई, पीजेंट्स जो किसान थे, मजदूर थे, उनको अपनी ताकत का पता चला. एंड दे केम टू नो दैट इफ दे वर यूनाइटेड they could make the British landlords work on their own terms. The episode emerged as the first ray of hope for the Indians. Now the Britishers were no longer invincible for them. तो ये है कि वो अजय नहीं रहे, no longer invincible. अब अंग्रेज अजय नहीं रहे जैसे पहले उनको माना जाता था. And the peasants were no longer utterly fear-stricken poor fellows. So उनके जो भय की है ना, victory over their fear, उनके जो भय की पे जीत करी गांधी जी ने, और ये उनकी इसका चंपारण आंदोलन का सबसे बड़ा पक्ष था. ये मॉडल पेपर में बोर्ड में आया हुआ, देखो, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज टूवर्ड्स एडवोकेट होम रूल. है ना. द एवरेज इंडियंस इन स्मॉलर लोकेलिटीज आर अटरली अनऑर्गेनाइज्ड एंड हेल्पलेस, सो दे वर स्केर्ड ऑफ द ब्रिटिश. पुराने समय की बात है, छोटे स्थानों पे लोग डरते थे, है ना, अंग्रेजों के विरुद्ध जाने में. दे डिड नॉट एंटरटेन एडवोकेट्स ऑफ होम रूल. स्वराज की बात को भी वो नहीं मानते थे और अंग्रेजों से उनके अंदर भय था. इसी भय को तो गांधी जी ने इस आंदोलन के द्वारा दूर किया. दे डिड नॉट हैव करेज टू शो सिंपैथी टूवर्ड्स देम. हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू फ्रीडम मूवमेंट? ये हमने देखा फ्रीडम मूवमेंट में कैसे योगदान दिया, है ना. ये देखो, मोतीहारी बार बार आ रहा है. मोतीहारी अपन ने कई बार उल्लेख कर लिया, तो आपको याद होना चाहिए. चंपारण का कैपिटल था मोतीहारी. हमने देखा वहाँ कैसे किसान इकट्ठे हुए. सो मैनी ब्लैक पीपल वर देयर, ऑल द ब्लैक पीपल वर देयर ऑन द रोड्स, है ना.
ये वर्ड्स यूज़ किए हैं उन्होंने। बहुत सारे किसान थे, पीजेंट्स थे, और द इंग्लिश वर सो स्केयर्ड, वो इतने डर गए थे कि उन्होंने कोई डिसीजन ही नहीं किया, बिना जमानत के गांधी जी को जाने दिया। तो ये उनकी एक हार थी और यही भारत की और भारत की जनता की जीत थी। नाउ अनदर क्वेश्चन इज हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाई डिड ही रिक्वेस्ट गांधी जी टू गो टू चंपारण? ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया, राजकुमार शुक्ला याद होना चाहिए। राजकुमार शुक्ला वाज एन इलिटरेट, इलिटरेट होता है अशिक्षित, ये आप वर्ड याद रखना, इलिटरेट। तो अशिक्षित गरीब किसान था राजकुमार शुक्ला। एंड ही रिक्वेस्टेड गांधी जी टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर ऑफ दिस एरिया। उसने कहा था गांधी जी को कि उसकी मदद करने के लिए जो नील के किसान हैं। हाँ, यह भी हमने देखा था, गांधी जी ने वकीलों को स्कोल्ड क्यों किया। वाई डिड गांधी जी स्कोल्ड द लॉयर्स? तो देखो मुजफ्फरपुर लॉयर्स, ये आप सिटी का नाम भी याद रखना, मुजफ्फरपुर जो वकील थे, हु फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट केम टू मीट गांधी जी, ही चीडेड देम फॉर चार्जिंग बिग फी फॉर द पुअर शेयर क्रॉपर्स। उसने उनको लताड़ा कि तुम जो गरीब किसानों से बड़ी बड़ी फीसें, भारी भरकम फीसें क्यों वसूल करते हो। नाउ हाउ डिड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड कंपेल पुअर पीजेंट्स? तो जो अंग्रेज जो गरीब किसानों को किस तरह से वो कंपेल करते थे या उनका शोषण कैसे करते थे। देखो, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड कंपेल्ड पुअर पीजेंट टू प्लांट 15%, ये रिमेंबर कर लेना, मैंने बहुत बार दोहरा दिया है, 15% या 3/20 होल्डिंग जो थी वो उस पर आप इंडिगो ही लगाओ, ये उनका शोषण का एक तरीका है। ओके, देखो इसमें जो लास्ट का चैप्टर था, अपना चैप्टर का लास्ट पोर्शन था, उसमें था व्हाट डिड गांधी जी डू अबाउट द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस ऑफ द चंपारण। सांस्कृतिक और को पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या किया था, है ना। तो इसमें देखो अपील टू टीचर, ये महादेव देसाई है, नरहरि पारिक है। फिर अपन ने देखा गांधी जी का जो छोटा बेटा था उसको बुलाया, वाइफ ऑफ गांधी जी कस्तूरबा, उनको बुलाया, सैनिटेशन पर ध्यान दिया उन्होंने, क्लीनलीनेस पे ध्यान दिया और कम्युनिटी को एक करने की कोशिश की। सो हिज एंड वॉल्टियर्स को कहा सर्विस फॉर 6 मंथ, 6 महीने तक उनकी सर्विस या सेवाएं वहाँ प्रदान की जाएं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये हमारा चैप्टर जो है गांधी जी का इंडिगो कंप्लीट होता है। इसमें 15% याद रखना आप, है ना, और 3/20 या 15% शेयर क्रॉपिंग की बात थी, लास्ट में 25% का रिफंड देने की बात थी, और मोतीहारी आपको याद रखना है, राजकुमार शुक्ला नाम याद रखना है, और राजेंद्र प्रसाद साहब को याद करना है, और भी जो नाम आए वो आप सबको, जितने फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उन सब के नाम याद रखना है। तो ये गांधी जी के इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।